हम लोगों को यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है जिसको कि हम लोगों को सॉल्व करने के लिए बोला गया है। अब जब भी कभी क्वेश्चन हम लोगों को दे दिया जाए इस तरीके का जहां पर कि हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उसकी फॉर्म कैसी बन जाए, उसकी फॉर्म बन जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी। अगर ऐसी फॉर्म बन जाती है तो ऐसे केस में ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, इस फॉर्म पर हम लोग काम करने वाले हैं और उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इस फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखें कि वेरिएबल कहाँ कहाँ पर है, तो वेरिएबल इस टर्म में है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, मतलब तीनों के तीनों टर्म्स में वेरिएबल है, ठीक है, मतलब तीनों ही टर्म्स में हम लोगों को काम करने की जरूरत है। यहाँ पर देखें तो 4 की पावर x है, यहाँ पर 6 की पावर x है और ये है 9 की पावर x। तो सबसे पहले चलिए करते हैं यहाँ पर काम। देखो 4 की पावर x लिखा हुआ है और अगर 4 की पावर x लिखा है तो भैया इसका बेस चेंज किया जा सकता है, 4 प्राइम नंबर नहीं होता तो इसको फैक्टराइज कर दो। तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर क्या है, x है, तो चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब पीछे के काफी सारे क्वेश्चंस पे हम लोगों ने सीख लिया है कि अगर ऐसी फॉर्म हो तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 2 की पावर x का होल स्क्वायर, करेक्ट है। तो चलिए इसको रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि 4 की पावर x की जगह पे क्या रख सकते हैं, 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। रखिए भाई, तो 3 तो हम लोगों ने एज इट इज रखा, इनटू में 4 की पावर x की जगह पे हम रख दिया 2 की पावर x और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस का साइन लगा दीजिए। अभी काम पहले करेंगे देखो इस पर, तो यहाँ पर है 9 की पावर x, तो 9 की पावर x में जब हम लोग 9 पर काम करें तो 3 इंटू 3 होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर x। अब क्या करिए, इन दोनों की जगह चेंज कर सकते हैं एक्सपोनेंट के लॉस से, तो भाई इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर x और होल में पावर आ गई 2, ठीक है। तो रखिए भाई इसके प्लेस पे क्या रखोगे, माइनस का 2 और 9 की पावर x की जगह पे अब आपने लिख दिया 3 की पावर x, ब्रैकेट में रखिएगा और इसका होल स्क्वायर इक्वल के इधर क्या है, 0 है। अब काम करिए इस टर्म पे, 6 की पावर x है, तो 6 की पावर x है, एक्सपोनेंट का एक लॉ फिर से याद दिलाता हूँ, a की पावर m इंटू बी की पावर n। ऐसे में क्या करते हैं, देखो दो नंबर्स है एक्सपोनेंट फॉर्म में, बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो जब ऐसा हो कि दो एक्सपोनेंट फॉर्म के नंबर्स हो जिनकी की पावर सेम हो तो ऐसे केस में भाई बेसिस आपस में मल्टीप्लाई कर जाता है और होल में पावर वही लगा देते हैं जो दोनों की है। मतलब इसको लिख सकते हैं a इंटू बी की होल पावर n। अब देखो 6 पर अगर हम लोग काम करें तो इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हो 2 इंटू 3 की होल पावर x। अब जरा कंपेयर करो इस फॉर्म को और इस फॉर्म को, दोनों की जैसी फॉर्म्स है ना, तो इसकी जगह पे ऐसी फॉर्म लिखी जा सकती है, तो जरा बताओ इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो भाई, इसकी जगह पे तब लिखोगे 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x। आई थिंक समझ आ गया है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x। तो चलिए रखिए, तो यहाँ पे रखा है 2 की पावर x इंटू में 3 की पावर x। अब हम लोग देख रहे हैं 2 की पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 की पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी है। बेटर क्या है, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दो और एक टाइप दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो, एक 2 की पावर x के लिए और दूसरा 3 की पावर x के लिए। तो हम लोगों ने लेट किया, लेट 2 की पावर x इक्वल टू m एंड 3 की पावर x इक्वल टू n, देन वी गेट तब क्या मिलता है, 2 की पावर x की जगह पे m रखना है और 3 की पावर x की जगह पे n रखना है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई 3m स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखें तो इसकी जगह पे तो क्या रखोगे m और इसकी जगह पे n, तो इसका मतलब ये बन गया mn। यहाँ पर क्या रखना है, n रखना है, तो ये बन जाएगा माइनस का 2n स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू 0, करेक्ट है। आई थिंक चीजें यहाँ तक समझ आ रही हैं, ठीक है। अब इस टर्म को तो एज इट इज रखा हम लोगों ने 3m स्क्वायर और यहाँ पे mn है ना, इस mn को हम लोग स्प्लिट करके ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 3mn माइनस 2mn माइनस का 2n स्क्वायर लिखा है, एज इट इज हम लोगों ने रखा है दिस इक्वल टू 0। तो इस तरीके से देखो इस मिडिल टर्म को हम लोगों ने स्प्लिट करके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया भाई, 3mn में से 2mn माइनस करेंगे तो फाइनली mn ही आएगा, ठीक है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है कि कंफ्यूजन हो रहा हो कि भाई यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स के केस में आपने मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोगों को चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर 2 वेरिएबल्स हो तो ऐसे केस में भी हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं और तब लगाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे जो लिखा था ना एज इट इज एक बार लिख लो, क्या था 3m स्क्वायर था प्लस का mn और माइनस का 2n स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू 0 है। भाई यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है, एक तो m है दूसरा n है।
आप क्या करो, एक वेरिएबल को तो वेरिएबल मान के चलो और दूसरे को ले लो कांस्टेंट, ठीक है। तो भाई चलिए वेरिएबल वाली चीज को हम लोग रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 ये तो कांस्टेंट है, m और n में वेरिएबल कौन है, m है, तो भैया m स्क्वायर लिखा प्लस m को वेरिएबल लेके चल रहे हैं, लिख दिया, ठीक है। अब कांस्टेंट किसको लेके चल रहे हैं, भाई कांस्टेंट ले रहे हैं हम लोग n को, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया n और ये वाला टर्म माइनस का 2n स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग वेरिएबल m को मान के चल रहे हैं तो देखो एग्जैक्ट फॉर्म बन गई ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म। और जब ये ऐसी फॉर्म है तो भाई मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या किया जाता है, m स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे क्योंकि m हमारे लिए वेरिएबल है, ठीक है। तो m स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 और कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 2n स्क्वायर है, ठीक है। तो आप 3 और 2 माइनस का 2n स्क्वायर का करेंगे मल्टीप्लाई, ये पॉजिटिव टर्म है नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। भाई दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट 6 आ जाएगा और साथ में n स्क्वायर है, ठीक है। याद रखिएगा प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है। अब 6n स्क्वायर को फैक्टराइज करें तो फैक्टराइजेशन में मिलेगा 2 इंटू में 3, n स्क्वायर को फैक्टराइज करेंगे तो n इंटू n। हमें क्या करना है, दो पार्ट्स करने इन फैक्टर्स के, सच दैट के एक पार्ट में से दूसरे को माइनस करने पे क्या आना चाहिए, भाई वेरिएबल के साथ लिखा गया नंबर यानी कि n आना चाहिए। तो आप कहेंगे भाई एक फैक्टर तो हुआ 3n, ठीक है, और दूसरा फैक्टर तब क्या हो गया 2n बच जाता है, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर हुआ 2n और 3n में से 2n को माइनस करेंगे तो n आ जाएगा। और वेरिएबल क्या है अभी आपके लिए, m है, तो भाई m का दोनों साइड्स में कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे m का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स में। तो इस mn की जगह पे क्या रख सकते हैं, 3mn माइनस 2mn रख सकते हैं। आई थिंक समझ आ गया कैसे इसको स्प्लिट किया है हम लोगों ने। अगर समझ आ गया तो अब आगे करते हैं। भाई यहाँ पे दो टर्म्स हैं, अब जरा बताओ इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, 3m यहाँ भी है 3m यहाँ भी है, तो आपने 3m ले लिया कॉमन, तो एक m बच गया प्लस 3m तो बाहर चला गया तो यहाँ से n बचा। अब आ जाओ इन दो टर्म्स में देखें तो n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, इसका मतलब 2n कॉमन लिया तो बचा क्या m, और इस माइनस की वजह से प्लस का n बन जाएगा एंड दिस इक्वल टू 0। अब कितने टर्म्स हैं, देखो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो दोनों में क्या कॉमन है, m प्लस n कॉमन है। जब m प्लस n बाहर गया तो यहाँ से मिलता है हम लोगों को 3m और इस टर्म में तब मिलेगा हम लोगों को माइनस का 2n इक्वल टू 0। अब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो दोनों में से कम एक 0 के बराबर होगी, तो आप कह सकते हो या तो m प्लस n की वैल्यू 0 के बराबर है या फिर 3m माइनस 2n की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर ऐसा है तो यहाँ से m इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का n निकल कर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि भाई 3m किसके इक्वल हुआ, 2n के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो m इक्वल टू व्हाट, माइनस का n है और 3m इक्वल टू व्हाट, 2n के बराबर है। तो यहाँ तक चीजें आई थिंक एकदम से समझ आ रही हैं। अब थोड़ा सा अटेंटिवली चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोगों के सामने देखो m की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, माइनस का n, और 3m की वैल्यू किसके बराबर है, 2n के बराबर है। चलो एक बार और लिखता हूँ इसको, तो m इक्वल टू माइनस का n और 3m इक्वल टू 2n है। हमें क्या चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, और जब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स को एक तरफ करने के लिए ना थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। भाई हम लोगों को ना n को ट्रांसपोज करना है, लेकिन कहाँ पर, डिवीजन में, ठीक है। इसी बात को ऐसे समझ लो कि भाई ये जो हमारे सामने कंडीशन है ना या इक्वेशन है, इसकी दोनों साइड्स को हम लोग n से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग दोनों साइड्स को n से डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आप m अपॉन n, और जब इस साइड को n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 1। यही काम देखो यहाँ पे करो, दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो, किससे, n से। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 3m अपॉन n इक्वल टू, इस साइड को n से डिवाइड करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं, चीजें यहाँ तक समझ आ पा रही हैं। तो m अपॉन n इक्वल टू व्हाट, माइनस का 1। अब m किसकी जगह पे रखा है, m तो रखा गया है 2 की पावर x की जगह पे, n किसकी जगह पर है, 3 की पावर x की जगह पे। वापस से वैल्यूज रख दीजिए, तो m की जगह पे आपने रख दिया 2 की पावर x और n की जगह पे 3 की पावर x एंड दिस इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। यहाँ भी यही काम करिए, ऐसा करिए, इस 3 को और इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, m अपॉन n इधर रोकिए, तो m अपॉन n इक्वल टू 2 अपने प्लेस पर है, और इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो डिवीजन में जाएगा, यानी कि 2 अपॉन 3 लिखोगे, राइट। यहाँ पर फिर से एक्सपोनेंट का लॉ हम लोग लगा दें तो आप इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 की होल पावर x एंड दिस इक्वल टू माइनस का 1।
यहाँ पर वैल्यू रखे हैं तो ये 2 की पावर x अपॉन 3 की पावर x इक्वल हुआ किसके 2 अपॉन 3 के। और यहाँ भी सेम लॉ लगा दें तो आप इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 की होल पावर x इक्वल टू 2 अपॉन 3। और इस 2 अपॉन 3 को चाहो तो एक ब्रैकेट के अंदर रख दो, और किसी भी नंबर की कुछ भी पावर नहीं होती है तो 1 तो हमेशा पावर होती है, तो ऐसे लिख सकते हो। तो भाई 2 अपॉन 3 की होल पावर x है और यहाँ पे 2 अपॉन 3 की होल पावर 1 है। भाई दोनों साइड्स में हम लोग देखें तो बेस क्या है 2 अपॉन 3 है, बीच में इक्वल का साइन है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड्स में पावर्स भी सेम हो। तो इस साइड में पावर क्या है x है और इस साइड में पावर क्या है 1 है। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1 निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो एक आंसर तो भाई ये हुआ। अब आते हैं भाई इस कंडीशन पर। हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 अपॉन 3 की होल पावर x इक्वल टू माइनस का 1 है, करेक्ट है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 अपॉन 3 की कुछ भी पावर रख दी जाए तो रिजल्ट कभी -1 आ सके? देखो अगर ये -1 के बजाय प्लस का 1 होता तो काम हो जाता भाई। फिर हम लोगों को एक्सपोनेंट का एक लॉ याद आता है ना, क्या a की पावर 0 इक्वल टू 1 आ सकता है। मींस फिर हम लोग कह सकते थे कि 2 अपॉन 3 की पावर अगर x की जगह पर 0 रख दिया जाए तो फिर रिजल्ट 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 1 नहीं है, क्या है माइनस का 1 है। तो कभी ऐसा पॉसिबल है कि x की जगह पर कोई भी रियल नंबर पुट कर दिया जाए, और रियल नंबर कोई भी पुट करने पर 2 अपॉन 3 के लिए वैल्यू हम लोगों को -1 मिल सके? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x दैट दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू। करेक्ट है, सो क्या कह सकते हो, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल वैल्यू। अच्छा, रियल वैल्यू कहने का मतलब रियल नंबर, रियल वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए नहीं, यानी कि x की जगह पर कोई भी रियल नंबर रख दिया जाए तो ऐसी सिचुएशन आ जाए, यानी कि -1 रिजल्ट आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इस सिचुएशन को ये स्टेटमेंट देके यहीं पे छोड़ोगे तो फिर आंसर फाइनली क्या होगा, x इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया होगा।